नमस्कार साथियों, मैं विश्व वेलफेयर शहडोल से रूपाली सिंह। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी डॉक्टर श्वेता पाठक मैडम से मिलाने जा रही हूँ, जो कि शिशु रोग, रक्त एवं कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, साथ ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि सिकल सेल थैलेसीमिया क्या होता है, इसकी रोकथाम क्या है और इसके विषय में जो भी बीमारी है, इस विषय में लक्षण है, परेशानी है, जो भी होता है वो हम उनसे जानेंगे। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर श्वेता पाठक मैडम से। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि सिकल सेल थैलेसीमिया क्या बीमारी है और कैसे होती है और कहाँ से आई है। जैसे कि सब जानते हैं अब तो सिकल सेल और थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है। आनुवंशिक मतलब ये पैतृक बीमारी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता पीड़ित है, बट माता पिता में दो में से एक जीन खराब होता है। तो अगर माँ और पिता दोनों में अगर इसके वाहक है तो बच्चे को ये बीमारी हो सकती है। अब हम बात करते हैं सिकल सेल और थैलेसीमिया की अलग से। तो सिकल सेल वो बीमारी है जिसमें आपकी जो आरबीसी मतलब लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो हंसिया के आकार की हो जाती हैं। तो इन हंसिया के आकार की आरबीसी को जब वो आपकी नसों से पास होते हैं या हार्ट की नस से किसी भी नस से पास होते हैं तो वहां पर वो ब्लॉक हो जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं उस नस को, जिस वजह से वहां पर पर्याप्त खून का बहाव नहीं हो पाता और जिस भी नस ब्लॉक होती है वहां पर जो ऑर्गन अफेक्ट होता है वैसे लक्षण शुरू हो जाते हैं। कॉमनली जो हमको देखने को मिलता है जोड़ों में दर्द, क्योंकि वहां की नसें बहुत पतली होती है तो जल्दी ब्लॉक होती है। फिर हार्ट में दर्द, फिर हार्ट में समस्या, फिर ब्रेन स्ट्रोक होता है, दिमाग में अगर नस जाम हो जाए तो पैरालिसिस हो सकता है, किडनी में समस्या हो सकती है, लिवर की समस्या हो सकती है और इस तरह से हमारे शरीर का कोई भी अंग प्रभावित हो सकता है सिकल सेल की अगर बात करें तो। और ये बीमारी अगर समय पर इलाज न करें तो जानलेवा भी होती है जी। और थैलेसीमिया? और थैलेसीमिया में समस्या ये होती है कि जो आरबीसी बन रही है बोन मैरो में वही खराब बन रही होती है। इसका मतलब कि आरबीसी का काम क्या होता है, हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन है उसको ऑर्गन तक पहुंचाना। तो यहाँ पर जो आरबीसी है ये इतनी अच्छी नहीं होती कि साफ खून को हमारे सारे ऑर्गन तक पहुंचाए और धीरे धीरे हमारे आरबीसी जो उनके जैसे 100% हमारे नॉर्मल है तो उनके 30% भी नॉर्मल होते हैं और धीरे धीरे वो खराब होने लगते हैं। और अगर हमने उनको 20 या 21 दिनों में खून नहीं चढ़ाया तो बिना किसी बाहरी खून को दिए इनकी जान भी जा सकती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन लगातार कम होता जाता है और ये इतना कम होता है कि वो उनके जीवन के लिए भी घातक होता है। इसीलिए इन्हें रेगुलर खून चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है, जबकि सिकल में ऐसा नहीं होता है। सिकल में जब उनको कोई क्राइसिस होता है या जब ये नलियां ब्लॉक होती हैं तभी उनको समस्या होती है। अगर उनको दवा जैसे हाइड्रोक्सीयूरिया या कुछ दवाइयों पर रखें या उनको पर्याप्त पानी दे या उनके लक्षणों का इलाज करें समय पर, तो उन बच्चों को रेगुलर खून चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब ये जो दोनों बीमारी है वो माता पिता से ही बच्चों में आती है। बिल्कुल सही बात है। तो मैम, जैसे इनके लिए क्या उपचार है? सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन या रक्त चढ़ाना ही है या कोई और भी उपचार है इनके लिए? तो क्या क्या सावधानी इनके लिए रखना चाहिए? जी। तो पहले हम सिकल सेल की बात करते हैं। सिकल सेल में पहली सावधानी तो ये रखनी है कि आप पहले बच्चे को, अगर आपके बच्चे को भी जोड़ों में लगातार दर्द बना रहता है, हाथ पैर में दर्द होता है, बार बार बच्चे को भर्ती कराना पड़ता है, उसका हीमोग्लोबिन घट जाता है किसी भी बुखार के साथ, तो आप प्लीज अपने बच्चे का सिकल सेल का जांच कराएं, जो कि इलेक्ट्रोफोरेसिस से होता है, जो कि आज हर जिला अस्पताल में, मध्य प्रदेश के जिला अस्पताल में सरकार के सहयोग से उपलब्ध है। तो इस आसान सी मशीन से आपको एक दिन में रिपोर्ट मिल जाती है। और अगर बच्चे को सिकल सेल है तो उसके जो भाई बहन हैं और परिवार के बाकी लोग हैं, सदस्य हैं, वो भी इस बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए जांच कराएं और अपने दूसरे लोगों को भी बोलें। थैलेसीमिया तो यही है, वो इलेक्ट्रोफोरेसिस से ही जांच से पता चलता है कि आपको सिकल थैलेसीमिया है या नहीं है, और आप अपने परिवार के लोगों को भी ये जांच से पता कर सकते हैं। रही बात प्रिकॉशन लेने की, सिकल सेल अगर बच्चे को है तो मुख्यतः 4 या 5 प्रिकॉशन रखना चाहिए। पहला, पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। तो एटलीस्ट 3 से 4 लीटर, अगर छोटा बच्चा है 10 किलो से कम का है तो 1 से 2 लीटर, तो बच्चे के वजन के हिसाब से अनुपात से पर्याप्त मात्रा में उसको पानी देना बहुत जरूरी है। पानी का मतलब सिर्फ पानी नहीं होता, लिक्विड भी होता है, जैसे कि दूध है, बाकी चीजें भी हैं। तो लिक्विड पर्याप्त मात्रा में शरीर में जाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि नलियां जाम हो रही हैं। आप सोचिए, नली को क्लियर करने के लिए हम पानी भेजते हैं ना, तो अगर पानी से फ्लश करेंगे तो नली इतनी आसानी से ब्लॉक नहीं होगी। दूसरा सावधानी, बुखार और किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाकर, जैसे कि सब लोग करते हैं। हमारे लिए बुखार 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, इनको बुखार खतरनाक और जानलेवा हो सकता है, तो इनके लिए विशेष सावधानी लगे। प्लस कुछ वैक्सीन जो होते हैं, न्यूमोकोकल, स्ट्रेप्टोकोकल, निमोनिया का वैक्सीन बहुत जरूरी है, क्योंकि निमोनिया ही इनके लिए जानलेवा होता है। तो ये वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है, तो प्लीज ये वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो मैम, जैसे ये वैक्सीन जो लगवाने के लिए अगर आप बोल रहे हैं तो मैम किसी खास उम्र में या हर सिकल सेल थैलेसीमिया बच्चों को लगवा लेना चाहिए? हर सिकल सेल के बच्चे को ये वैक्सीन लगाना जरूरी है, क्योंकि उनको लाइफ लॉन्ग ये रिस्क होता है, निमोनिया होने का रिस्क होता है। ज्यादा रिस्क 5 साल से कम होता है, उसके बाद भी रिस्क होता है। वैक्सीन का प्रकार अलग अलग होता है, छोटे बच्चे को दूसरा वैक्सीन लगता है, बड़े बच्चे को दूसरा, पर सभी को लगवाना बहुत जरूरी है।
और मैम जैसे HB कितना मेंटेन रखना चाहिए सिकल सेल को और थैलेसीमिया को? हाँ, उससे पहले मैं हाइड्रोक्सीयूरिया का थोड़ा जानकारी जरूर देना चाहती हूँ। सिकिल सेल के लिए एक वरदान जैसे दवाई है हाइड्रोक्सीयूरिया। इस दवाई के आने से पिछले 10 सालों में हमने हमारे जो सिकिल सेल की भर्ती मरीजों की संख्या में लगातार वो आ रहा है, कमी आ रही है। पहले जैसे हर दिन हमारे वार्ड में 4 से 5 बच्चे क्राइसिस से भर्ती होते थे। अभी चूंकि हम हाइड्रोक्सीयूरिया रेगुलर दे रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, तो हमारा एडमिशन रेट हार्डली 1 या 2 बच्चा हाइड्रोक्सीयूरिया लेने के होता है। और जो बच्चे भर्ती हो रहे हैं आधे से ज्यादा या तो वो दवाई उनको प्रिस्क्राइब नहीं की गई होती है, या उन्हें मिल नहीं रही होती, या वो ले नहीं रहे होते। तो प्लीज हाइड्रोक्सीयूरिया दवाई जरूर लें। चिकित्सक की सलाह से अपने मन से ये दवाई ना ऐसा कंटिन्यू ना करें, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फिजिशियन ही आपको बता सकता है। तो प्लीज हाइड्रोक्सीयूरिया लें और अपने आसपास के जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं उनसे संपर्क करें। जी बहुत अच्छा है मैम, बहुत अच्छी जानकारी है कि सिकल सेल वालों को हाइड्रोक्सीयूरिया जरूर लेनी चाहिए। हाँ मैम, ये बताइए कि सिकल सेल वालों को कितना मेंटेन रखना चाहिए अपना हीमोग्लोबिन? हाँ जी, सिकिल सेल के बच्चों में हीमोग्लोबिन 9 से 10 ग्राम तक मेंटेन रहना चाहिए। कम रहेगा तो वही उनका ग्रोथ में रुकावट होगी, उनके हाइट नहीं बढ़ेगा, उनका दिमाग की ग्रोथ में रुकावट होगी, थकावट लगेगी। तो 9 से 10 ग्राम उनको मेंटेन करना जरूरी है। और थैलेसीमिया में? हाँ, थैलेसीमिया में थोड़ा सा 9.5 से ऊपर हम रखना बोलते हैं। अगेन बच्चों को वही उनका ग्रोथ डेवलपमेंट का फेज है, तो बहुत जरूरी है। और ये पाया गया है कि इतनी जानकारी के बाद भी मुख्यतः पेरिफेरी में लोग बच्चे का खून नहीं चढ़ाते हैं, वो 7-8 तक ड्रॉप करते हैं। एक बहुत जरूरी जानकारी मैं आपको आपके माध्यम से देना चाहती हूँ कि जब बच्चे को यूजुअली 6 ग्राम पे आप लेके जाते हो, उसको खून चढ़ाते हो, तो एक बार खून चढ़ाने में उसका हीमोग्लोबिन 1 या 2 ग्राम ही बढ़ता है। तो अगर आपने 6 ग्राम पे चढ़ाया, खून चढ़ाने के बाद भी उसका हीमोग्लोबिन 8.5 या 9 ही होगा। तो हम आपको 21 दिन तक वेट करेंगे तो 6 से घट के और 4-5 हो जाएगा। तो इस तरह से हर बार प्रोपोर्शनेटली हीमोग्लोबिन उसका घटता जाता है। और हमें लगता है कि हम अपने बच्चे का खून चढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चे का हीमोग्लोबिन क्यों नहीं मेंटेन हो रहा। तो ये मेन कारण है कि आप उसके, जब डॉक्टर का काम है ये कि जब बच्चा आपके पास आता है तो उसका हीमोग्लोबिन आप एटलीस्ट 11 और 12 रखें। खून चढ़ाने के बाद हीमोग्लोबिन चेक करें, 11.5 या 12 होना चाहिए, ताकि 20 से 21 दिन में वो घट के 9.5 तक ही आए। और जैसे उसका 9.5 या 9 होता है, उसको वापस से ब्लड चढ़ा दें। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो उनका हीमोग्लोबिन 9.5 से ऊपर मेंटेन होता है। एक बहुत जरूरी चीज कि 12 से 9.5 आने में 20 से 21 दिन लगता है, लेकिन वो 9.5 से घटने का रफ्तार बहुत तेज होता है, तो वो बहुत तेजी से घटता है। तो अगर हम ये जानकारी लोगों तक पहुंचाएं तो हमारा बहुत सारा बर्डन कम हो सकता है। जो लोगों को लगता है कि हम इतना खून कहाँ से लाएंगे, मैं ये चीज बताना चाहती हूँ कि अगर हम 9.5 से ऊपर हीमोग्लोबिन रखेंगे, 11-12 रखेंगे, तो आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रिक्वायरमेंट घटेगा, ना कि बढ़ेगा। बस शुरुआत में कुछ दिनों तक मशक्कत करनी होती है, थोड़ा ज्यादा ब्लड लगाना होता है, 3 से 4 यूनिट या ज्यादा भी लग सकता है, क्योंकि हम हर दिन लगाते हैं। एक बार वो मेंटेन हो गया, उसके बाद समस्या नहीं आती। जी जी, बहुत अच्छी जानकारी। और मैम ये पूछना चाहती हूँ कि जो बच्चे ब्लड चढ़वाने के लिए आते हैं, जैसे वार्ड में आते हैं, तो बच्चों को किस तरह से तैयार करके लेकर आना चाहिए? कई बार होता है कि वो बहुत ज्यादा खाना खाकर आ जाते हैं या बाहर का कुछ खाते हैं, तो फिर ब्लड लगाते से कहीं वॉमिट करने लगते हैं, कहीं बुखार आने लगता है। तो इस विषय में भी थोड़ी सी जानकारी आप दीजिए। हाँ, बहुत प्रिकॉशन तो नहीं, पर हाँ, बच्चे को क्या होता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहीं पे भी लगाए रिस्की होता है। हर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ बुखार आना, कपकपी आना, रैशेज आना, यूरिन का रेड होना, इसके साथ अचानक से सांस रुकना, ये सबसे गंभीर समस्या है। कभी कभी सांस रुक के बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो खून चढ़ाना अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क है। तो ऐसा बहुत कम होता है, पर अगर बाय डिफॉल्ट अगर इस तरह से कोई आपके बच्चे को समस्या होती है, तो डॉक्टर, अगर आपके बच्चे ने खाना खाया पिया होगा, तो वो जो खाना है वो पेट से सीधे सांस की नली में जा सकता है और बच्चे को ज्यादा रुकावट पैदा कर सकता है। तो बहुत ना खिलाएं, हल्का फुल्का सुबह खिला के लाएं, पानी पिलाते रहें, उसके बजाय उस दिन जूस और पानी पिलाते रहें, उसका समस्या उससे नहीं होगा। और थोड़ा बहुत भी बच्चे को कोई रिएक्शन होता है तो इमीडिएटली डॉक्टर की सलाह लेके उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन को रोकें। जी। और मैम बस एक आखिरी सवाल है कि इस दोनों बीमारियों से हम कैसे रोकथाम इसकी की जा सकते हैं, कि हम आगे भविष्य में हम ये दोनों बीमारी से ऐसे बच्चे पैदा ना हो और हम इसको थैलेसीमिया और सिकल सेल मुक्त भारत बनाने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं? एक्चुअली इस फील्ड में बहुत काम हो रहा है, अभी देख के बहुत अच्छा लग रहा है। जब से प्रधानमंत्री जी इसमें आगे आए हैं, उन्होंने बोला है मतलब कम्प्लीटली इसको एलिमिनेट करने के लिए, उन्मूलन के लिए कहा है। तो उसके लिए हम आपके लेवल पे सबसे ज्यादा जरूरी 2 चीजें हैं। पहला कि हम स्कूल, कॉलेज और कैंपस में जाकर इस चीज का प्रचार प्रसार करें कि शादी, क्योंकि उन बच्चों जो शादी वाली एज में होते हैं जो बच्चे, उनकी काउंसलिंग करें स्कूल और कॉलेज में अबाव 15 ईयर्स की, उनका इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएं, मैंडेटरीली कराएं। अगर हम उनका तो पता पड़ जाएगा कि कौन कैरियर है और कौन नहीं। और कैरियर अगर आपस में शादी करते हैं, उसको हमें कहीं से रोकना बहुत जरूरी है। इन केस, क्योंकि हम किसी को कंपल्शन तो कर नहीं सकते, भले कैरियर है, पढ़ते लव ईच अदर, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत में ऐसा तो बच्चा जो होता है
माँ के गर्भ में ही 3 महीने से पहले या 4 महीने से पहले माँ के गर्भ में ही एम्नियोसेंटेसिस या कोरियोनिस विलस सैंपलिंग, मतलब हम माँ के गर्भ में एक सुई डाल के थोड़ा सा फ्लूइड निकालते हैं और उसको प्रीनेटल टेस्टिंग करेंगे। तो प्रीनेटल टेस्टिंग से जेनेटिक टेस्ट से पता कर सकते हैं कि वो बच्चा नॉर्मल है या अबनॉर्मल। अब नॉर्मल है तो फिर आप प्लीज कंटिन्यू ना करें, और अगर नॉर्मल है तो इट्स ओके, तो हम उससे पता लगा सकते हैं और इस चीज से बचाव कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आज